Hello everyone, how are you? I am Chand and you are watching my YouTube channel हमारा मकाम. Today's session we are going to study feminism. But before starting the session, let me tell you that in the last video I made you democracy. If you have not seen it, you can go and see it. The link is in the description box. Let's start. What is feminism? फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ फेमिनिस्ट, देन सेक्स एंड जेंडर, देन डायग्राम, ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म, लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट. ओके, आइए देखते हैं हम फर्स्ट व्हाट इज़ फेमिनिज्म. फेमिनिज्म क्या है? नारीवाद. फेमिनिज्म स्टैंड फॉर द कंसर्न विद द स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इन रिलेशन टू मैन. फेमिनिज्म होता है नारीवाद. सिंपल मीनिंग अगर मैं इसका बताऊं तो एक पुरुष प्रधान समाज में जहां पर मैन का रोल ज़्यादा है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है, तो वहाँ जब महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है, वुमेन राइट्स की बात की जाती है, तो ऐसी आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फेमिनिज्म. फेमिनिज्म स्टैंड करता है फॉर द कंसर्न with the status and role of women in the society in relation to men. यानी कि फेमिनिज्म जो है पुरुषों के संबंध में समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका से संबंध है, सोसाइटी में रोल एंड स्टेटस से रिलेटेड है. आई होप आपको फेमिनिज्म का सिंपल मीन आपको समझ आया होगा कि फेमिनिज्म क्या है. ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें वुमेन राइट्स की बात की जाए, एक ऐसी सोसाइटी में जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हो, यानी कि पुरुष प्रधान समाज हो, पुरुष सत्तात्मक, जहाँ पर सत्ता चलती हो, ऐसी सोसाइटी में जब वुमेन राइट्स की बात की जाती है तो उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं फेमिनिज्म. इट होल्ड दैट वुमेन हैव सफ़र एंड स्टिल सफरिंग इन जस्टिस बिकॉज ऑफ देयर सेक्स. ये मानता है कि महिलाओं ने अपने लिंग के कारण न्याय के लिए कष्ट झेला है. कष्ट किस लिए वुमेन ने सफ़र किया है? ओनली देयर सेक्स. Hence it seeks effective measures for the redressal of that injustice. इसलिए ये इस अन्याय के निवारण के लिए प्रभावी उपाय चाहता है. फेमिनिज्म क्या चाहता है कि जो वुमेन सफ़र कर रही हैं ओनली देयर सेक्स, रीज़न क्या? देयर सेक्स. तो इसलिए ये क्या चाहता है फेमिनिज्म कि ये इफेक्टिव मेजर आए फॉर द रेडरेसल फॉर दैट इनजस्टिस, यानी उनके साथ जो ये अन्याय हुआ है उसके लिए क्या है? एक प्रभावी उपाय आए. फेमिनिज्म का सिंपल सा मीनिंग यही निकल कर आता है कि एक पुरुष प्रधान समाज में जब महिलाओं के राइट्स की बात की जाती है तो वो फेमिनिज्म, ऐसी आइडियोलॉजी हमारी फेमिनिज्म कहलाती है. और फेमिनिज्म का काम क्या है? फेमिनिज्म का जो काम है वो ये काम करना चाहता है कि इफेक्टिव मेजर लेकर आए फॉर द रेड्यूसल दैट इनजस्टिस, यानी कि उस अन्याय के निवारण के लिए इफेक्टिव मेजर लेकर आए वो, जो कि उन्होंने अपने किसके कारण झेले हैं? बिकॉज ऑफ देयर सेक्स. उन्होंने, वुमेन ने सफ़र किस लिए किया है? देयर सेक्स के कारण. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी. ईयरली फेमिनिज्म इमर्ज इन द वर्क ऑफ एनलाइटनमेंट विच शोड टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ राइट ऑफ मैन सो एज टू इक्वल राइट ऑफ वुमेन देयर इन. ईयरली फेमिनिज्म इमर्ज हुआ कब? एनलाइटनमेंट के आने से, जिसने पुरुष के अधिकार के दायरे को क्या किया? विस्तारित करने की मांग की. यानी जो ये रोल ऑफ द मैन है, यानी राइट टू मैन है, इसका स्कोप उन्होंने कैसा करने की इसके स्कोप को कैसा करने की बात की? इन लार्ज, यानी कि एक लिमिटेड स्कोप इसकी बात की, ताकि उसमें क्या हो? इक्वल राइट्स मिल सकें. किसको? वुमेन को. याद रखिएगा, जब ये इनलाइटनमेंट आया तो इसने क्या काम किया? इसने सबसे पहले राइट टू ऑफ मैन के जो है एक लिमिटेड स्कोप की बात की, ताकि उसमें क्या हो सके? वुमेन को इक्वल राइट्स मिल सकें. इनलाइटमेंट क्या होता है? क्योंकि जब ये इनलाइटमेंट आया है तो इसका हमें मीन भी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है. इनलाइटमेंट रेफर करता है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को ऑफ 18th सेंचुरी फ्रांस, जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन. इनलाइटमेंट जो है 18वीं शताब्दी के फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बौद्धिक आंदोलन को संदर्भित करता है. इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए न्यू आउटलुक इन्फॉर्म्ड बाय रीजन एंड कमिटेड to the authority of scientific research and discovery.
ये एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ जो तर्क से पुष्ट हो, यानी कि इन्फॉर्म बाय रीज़न, वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध था। इसका अगर मैं इनलाइटमेंट का सिंपल सा आपको मीन बताऊं तो इसका मीन यही है कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो प्राचीन काल से कंजर्वेटिव रूढ़िवादी विचारधारा वाले जो लोग थे उनके बिल्कुल एकदम अपोजिट है। इसमें न्यू आउटलुक की बात की गई है, इसमें इन्फॉर्म बाय रीज़न की बात कही है, और ये साइंटिफिक रिसर्च की बात कही है एंड डिस्कवरी की बात की गई है। एक तरीके से सिंपल मीन इसका यही होता है कि कुछ नया खोजना। जो हमारी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी चली आ रही है, यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसको एकदम इग्नोर करने के बाद इन्होंने अपना न्यू आउटलुक निकाला। जैसे कि अगर मैं एंशिएंट पीरियड की बात करूं तो अरिस्टोटल के टाइम पर वुमेन राइट नहीं थे, उनको वुमेन को वो सिटीजन भी नहीं मानते थे। इस तरीके से ऐसी आइडियोलॉजी के से आगे बढ़कर ये उसके अपोजिट आकर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी, जिसमें इन्होंने एक कुछ न्यू आउटलुक लेकर आए और उन्होंने वुमेन के लिए बात की। इसमें क्या है, इन्होंने किस तरीके की मांग की थी, महिलाओं के समान अधिकार हो सकें। इसलिए आपको एनलाइटमेंट एक न्यू आउटलुक के रूप में आपको देखने को मिलेगा, और बाकी ये ऑर्थोडॉक्स को जो है बिल्कुल उसके ओपोजिट है। ये सिंपल सा मीनिंग है एनलाइटनमेंट का। ये इमर्ज हुआ था अर्ली फेमिनिज्म के टाइम पे। अगर हम देखें इन ब्रिटेन, फ्री थिंकिंग वुमेन लाइक मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट 1759, 97 and Harriet Taylor 1870 and 73 made a fervent appeal for equal right for women। फेमिनिज्म का जो मतलब होता है, सिंपल मीन होता है, उसका मीन यही होता है कि इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन कंपेरिजन मैन। ब्रिटेन में मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट और हैरियट टेलर जैसी स्वतंत्र सोच वाली महिलाओं ने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए जोरदार अपील की। अगर आपने मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के विचारों को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने इनकी मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, जिन्होंने महिलाओं के लिए विंडिगेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, एक बुक लिखी थी, और उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है कि मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने वुमेन को लेकर क्या बात कही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल इन हिज essay The Subjection of Women argue that women were by no means less talented than men and hence deserve equal rights to that man। जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है? महिलाओं के विषय पर इन्होंने क्या लिखा है, अपना एक निबंध लिखा है जिसका नाम क्या है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल का ऐसे है ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों की तुलना में कम प्रतिभाशाली नहीं है, इसलिए पुरुषों के साथ समान अधिकारों की हकदार है। क्या आपने कहीं पर ऐसा देखा है कि वुमेन जो हैं वो ऐसा वर्क नहीं कर सकती जैसा कि हमारे मैन करते हैं? कहीं भी ऐसा नहीं है। वुमेन हमारी हर फील्ड में वर्क करती हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी टैलेंट में मैन की तुलना में कहीं पर भी वो कम नहीं है, यानी कि कम प्रतिभाशाली नहीं है, कम टैलेंटेड नहीं है। इसलिए पुरुषों के जितने राइट्स हमारे मैन को मिले हैं इतने ही हमारी वुमेन को भी मिलने चाहिए। इस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऐसे द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में बोला है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेक्स एंड जेंडर। अभी हमारे बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि सेक्स एंड जेंडर होता क्या है। आइए देखते हैं। एट द आउटसेट इट इज़ necessary understand the distinction between sex and gender in the sociological context। सबसे पहले हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सेक्स और जेंडर के बीच के डिस्टिंक्शन को समझेंगे। आइए देखते हैं। व्हेन वी यूज़ द टर्म सेक्स, जब हम सेक्स टर्म यूज़ करते हैं, इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। किस चीज़ में? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में। सच एज, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक सच एज बॉडी हेयर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड हेयर डेवलपमेंट में मैन और वुमेन एकदम अलग हैं। कैसे, किस तरीके से? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। हिंदी में आपको देख लेते हैं हम। जब हम सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका दायरा जैविक अंतरों जैसे प्रजनन कार्य और
शरीर के बालों के विकास जैसे माध्यमिक विशेषताओं तक सीमित है। आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल मैन और वीमेन एकदम डिफरेंसेज हैं, और ये हमें कैसे मिले हैं, ये हमें नेचुरल द्वारा मिले हैं। सेक्स, आई होप आपको सेक्स समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अब हम बात करेंगे जेंडर की। जेंडर रेफर टू कल्चरल आइडियाज़ दैट कंस्ट्रक्ट इमेज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ फीमेल्स एंड मेल्स। सेक्स हमारा कैसा था, नेचुरल आइडिया था, लेकिन जेंडर हमारा क्या है, कल्चरल आइडियाज़ है। इस सेक्स में हमारे क्या देखा आपने, रिप्रोडक्टिव फंक्शन देखे, एंड इसमें क्या किस चीज़ की बात की हुई है, इमेज एंड एक्सपेक्टेशन की ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल। लेकिन जेंडर उन सांस्कृतिक विचारों को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की छवियों और अपेक्षाओं यानी कि इमेज एंड एक्सपेक्टेशन का निर्माण करते हैं। सिंपल मीनिंग सेक्स और जेंडर में आपको क्या समझ आया, सेक्स हमारा नेचुरल है और जेंडर हमारा कल्चरल है। याद रखिएगा सेक्स और जेंडर में यही डिफरेंस है। सेक्स में हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जेंडर में हमारे इमेज एंड एक्सपेक्टेशन डिफरेंसेस होते हैं। नेचर हैज़ डिवाइडेड ह्यूमन रेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। नेचर ने क्या किया है, ह्यूमन को मैन एंड वुमेन के बीच विभाजित किया है, यानी कि डिवाइड किया है। बट देयर स्टेटस एंड रोल इन द सोसाइटी डिटरमाइंड बाई आवर कल्चर। लेकिन समाज में उनकी रोल एंड स्टेटस को क्या किया गया है, हमारे कल्चरल द्वारा डिटरमाइन किया गया है, निर्धारित किया गया है। यानी कि नेचर ने तो हमें ह्यूमन रेस को दो भागों में डिवाइड किया है, मैन एंड वुमेन में, बट उनका जो स्टेटस एंड रोल है सोसाइटी में उसको डिटरमाइन किया है हमारे कल्चर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ सेक्स एंड जेंडर। इससे आपको आई होप क्लियर होगा कि सेक्स और जेंडर आखिर है क्या। अगर हम सेक्स की बात करें और हम जेंडर की बात करें तो सेक्स हमारा कैसा है, बायोलॉजिकल, एंड कल्चर हमारा कैसा, जेंडर हमारा कैसा है, कल्चरल। और सेक्स हमारा कैसा आता है, बाय बर्थ, और ये कैसा आता है हमारा, थ्रू सोशलाइजेशन। यानी कि कल्चर है तो सोसाइटी तो होगी। अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी चेंज, सेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैन बी चेंज, क्योंकि हमारा जेंडर में क्या आता है, इमेज एंड एक्सपेक्टेशन, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। अब मैं सेक्स का एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। सेक्स का एग्जाम्पल है हमारा ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ, यानी कि बर्थ का काम कौन कर सकता है, ओनली वुमेन। ओनली मैन कैन इम्प्रेग्नेट, यानी कि मैन हमारे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अब मैं जेंडर की बात करती हूँ। जेंडर का एग्जाम्पल क्या है हमारा, जेंडर का एग्जाम्पल देखिए, वुमेन एंड मैन कैन वर्क एज टीचर, इंजीनियर, लेबर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि टीचर वुमेन नहीं हो सकती, या मैन नहीं हो सकता, या इंजीनियर मैन हो सकता है वुमेन नहीं हो सकती, या लेबर मैन हो सकता है वुमेन नहीं हो सकती? कहीं पर भी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोनों मैन एंड वुमेन इक्वल हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं। यानी कि टीचर मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, इंजीनियर मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, लेबर मैन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं। ये इक्वल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो क्वालिटीज़ हैं काम करने की, वो उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैन एंड वुमेन दोनों ही टैलेंटेड होते हैं। इस तरीके से ये इसका जेंडर का एग्जाम्पल है। अब वुमेन एंड मैन कैन टेक केयर फॉर चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। वुमेन और मैन क्या कर सकते हैं, दोनों चिल्ड्रन की टेक केयर कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और इसका एग्जाम्पल हो गया कि वुमेन के बर्थ का काम करती हैं, लेकिन मैन नहीं कर सकते। अब जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर कल्चरल है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा, वुमेन एंड मैन एक जैसा वर्क कर सकते हैं, जैसे टीचर, इंजीनियर, लेबर, और वुमेन और मैन टेक केयर कर सकते हैं बेबी की। इस तरीके से ये चार्ट जो है हमारा, ये है हमारा जेंडर एंड सेक्स से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि आप सिंपल मीनिंग आप इसका समझ सकते हैं। मैं ये हटा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन मैं एग्जाम्पल को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेक्स एंड जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जीन जैक्स रूसो, फ्रेंच फिलोसफर, इन हिज एसे डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। कब का एसे है इनका, पहले तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में हमारे 2 से 3 ऑप्शन
2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जीन जैक्स रूसो कौन है, फ्रेंच फिलोसफर हैं, और इनका एस्से का नाम क्या है, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनका एस्से है कब का, 1755 का। है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी ऑफ एज। नेचुरल इनइक्वालिटी की कैसी है, एज, हेल्थ, ब्यूटी, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट पीपल विच वर क्रिएटेड बाय नेचर। जीन जैक्स रूसो जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने एस्से ए डिस्कोर्स ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में विभिन्न लोगों की उम्र यानी कि एज, स्वास्थ्य, हेल्थ, सौंदर्य, ब्यूटी, शारीरिक या फिजिकल और बौद्धिक क्षमताओं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज की प्राकृतिक असमानता के बीच अंतर किया था, जो किसके द्वारा बनाए गए थे, प्रकृति के द्वारा, विच वर क्रिएटेड बाय नेचर। जीन जैक्स रूसो याद रखना एक फ्रेंच फिलोसफर थे। उनके एस्से का नाम था ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 में था। या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जीन जैक्स रूसो की ऐसा कौन सा एस्से है जिसमें उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की है या फिर वुमेन नेचुरल इनइक्वालिटीज़ की बात की है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म। ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म। Feminist theory has evolved into various school of thought. Of these, 3 are particularly important. नारीवादी सिद्धांत विभिन्न विचारधाराओं में विकसित हुआ है। इनमें से 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नारीवादी जो है अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से विकसित हुआ है। अब इसमें से जो 3 इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म, जिसको उदार नारीवाद बोलते हैं। सेकंड है रेडिकल फेमिनिज्म, जिसको हम कट्टरपंथी नारीवाद बोलते हैं। थर्ड है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जिसको हम समाजवादी नारीवाद बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको फेमिनिज्म कराया है और इसमें फेमिनिज्म हमारे 3 टाइप के होते हैं, लिबरल, रेडिकल एंड सोशलिस्ट। क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम की हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। मैं सिर्फ आपको अभी इतना बता देती हूँ कि ये 3 टाइप के होते हैं, लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट, और इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। आज का सेशन था हमारा फेमिनिज्म से। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर